हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो किया था वो था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिजिक्स से, और फिजिक्स से जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 बीच में से लेने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके सिलेबस से पहले आएगा या बाद में आएगा या फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायो का। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो एक बायो चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू टर्म भी देखा जाए तो टर्म के अकॉर्डिंग भी केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है आपका, और फर्स्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैट इफेक्ट आएगा आपका, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका फिजिक्स से करवाया जाएगा। अब उसके बाद बायो का लाइफ प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो बेसिकली सारा कुछ डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता तो भाई सिंपल सी बात है, स्विच बोर्ड होता है उसमें उंगली डाल के देख लेना, जो फील होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, एक कॉमन सेंस बताऊं तो आपको, वैसे मजाक कर रहा हूँ, डालना मत, ठीक है, बता रहा हूँ सबको। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो, बेसिकली की एनर्जी की कोई फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से हम देखते हैं लाइट है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, अगर हम साउंड निकाल रहे हैं तो साउंड एनर्जी है। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ तो ये हाथ जो मेरे मूव कर रहे हैं मस्कुलर एनर्जी की वजह से कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म है एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो हर किसी में होती है, एनर्जी आपने पता भी है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो उस तरह से जब हम कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कि सेल से, इलेक्ट्रिक सेल जो आपने देखा है घड़ी में लगता है या आप कहीं और यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स कंबाइन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा है जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का जो फंक्शनिंग होती है उसमें वो घूमता है और एक एनर्जी बनती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, ठीक है, जो किसी और फॉर्म से ड्राइव होकर बनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसी फॉर्म है जिसको हम इजिली स्टोर कर सकते हैं। किसी और फॉर्म को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो होती है एनर्जी की, उसको स्टोर करना बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ट्रांसफर करनी है एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो किसमें, बैटरी में। बैटरी में सेव कर ली। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के अंदर आप चार्ज किया, चार्ज करने में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपका मोबाइल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक फॉर्म है एनर्जी की जो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह की होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है बेसिकली। अगर हम बात करें स्टैटिक एंड करंट, बट दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको एक टॉपिक के बाद बताऊंगा, दैट इज दी चार्ज। चार्ज क्या होता है, एटम जो होता है हमारा, 9th क्लास में आपने एटम पढ़ा है, और 9th क्लास में आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़े थे कुछ आयंस। ठीक है, सोडियम आयन पॉजिटिव वाले, मैग्नीशियम वाले, ठीक है, पॉजिटिव वाले आयंस, नेगेटिव वाले आयंस, कैटायंस, एनायंस, याद होगा आपको। तो उनके ऊपर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो वही चार्ज जो था वो चार्ज क्यों था, आपको याद होगा 9th क्लास में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में से निकल जाता है, ठीक है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपको ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी हम वही चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है एक स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव कहां पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में, पॉजिटिव कहां पर होते हैं, प्रोटॉन्स में। और अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलम। सी को डिनोट करते हैं सी से, कूलम इसकी यूनिट है। अब हम बात करते हैं दोबारा से इसके ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बताया कि स्टैटिक और करंट दो तरह की होती है। तो स्टैटिक क्या है, वो करंट क्या है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो करंट वाले के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक का मार्कर, सॉरी पेन है या चौक होल्डर है, प्लास्टिक का है, इसको मैंने बालों से रब किया। आपने छोटी क्लास में या बचपन में आपने करा भी होगा कि आपने इसको मार्कर से रब किया, कागज के टुकड़े उसके पास लेके गए, वो उसकी तरह अट्रैक्ट होता है। देखा आपने, ट्राई किया है। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 6th 7th क्लास में कि इस पे चार्ज स्टोर हो गया, वो चार्ज उसको खींच रहा है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। नेगेटिव चार्ज या सॉरी नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को खींच लेगा। तो बेसिकली अपोजिट चार्ज खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और सॉरी सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, चार्ज के बारे में पढ़ा था, लेकिन चार्ज के बारे में इतना नहीं पढ़ा था कि उस चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब चार्ज स्टोर होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया चार्ज, मैंने इसको रब किया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी स्टैटिक, बिकॉज चार्ज इसमें स्टोर तो किया गया है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करा, चार्ज सिर्फ इसमें स्टोर हो गया। लेकिन जब चार्ज
इसमें से किसी और चीज में फ्लो कर जाएगा, तब वो कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्विच बोर्ड ऑन किया और स्विच बोर्ड के अंदर हाथ डाल दिया, तो मैं जो लहराऊंगा या करंट जो झटका लगेगा, वाइब्रेशन जो बॉडी में आएगी, वो सारी वाइब्रेशन किसकी वजह से होगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिकॉज वहां पर चार्ज मूव करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करता है और स्टैटिक में चार्ज मूव नहीं करता। आप लोग अभी फिलहाल मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी आप बाय फेस अगर मिलना होगा या कोई स्टूडेंट मुझसे जो ट्यूशन लेते हैं या मेरे पास आएंगे, तो उनको मैं एक्सपेरिमेंट्स करके बताऊंगा कि किस तरह से स्टैटिक करंट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अभी ऑनलाइन वीडियो में नहीं बता सकता आपको चीज, लेकिन आपको बताऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो आपको इस चैप्टर के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़नी। स्टैटिक आप ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। एमोनाइट रोड को रब करते हैं कपड़े से, उसमें चार्ज आता है। कंघे को रब करते हैं बालों से, उसमें चार्ज आता है। वो दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज द नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट कितना होता है ये तो हमने नहीं बताया। तो आपको मैं बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है या एक प्रोटॉन जो होता है वो इतना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। या फिर कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज दोनों पे सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम बात करते हैं टोटल चार्ज या नेट चार्ज क्या है। तो नेट चार्ज जो होता है उसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू क्या है नेट चार्ज? कि अगर आपको कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टोटल चार्ज कितना हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पे क्या होगा, 10 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 10 यूनिट चार्ज है, 10 मैंने एग्जाम्पल मैंने बोलने की है, या फिर आपको कहता हूं कि एक आपके पास टॉफी है, वो या चॉकलेट है 10 रुपए की आती है, 10 चॉकलेट कितने की आएंगी? आप बोल दो इसी से 100 रुपए की आएंगी। तो क्या किया आपने? मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, तो n से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन है 20 से कर दो, 30 है तो 30 से कर दो। सिंपल सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमारा नेट चार्ज निकल के आ जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब जब चार्ज फ्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। मैंने आपको बताया था अभी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब चार्ज सिर्फ स्टोर होता है, करंट का क्या करता है? फिर चार्ज फ्लो हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो होना शुरू कर देगा तो क्या बन जाएगा? करंट। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को नोट करते हैं पहले तो भाई आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज के फ्लो होने के रेट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा रेट। जब भी फिजिक्स के अंदर रेट टर्म आता है, उसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। ये चीज आप माइंड में सेट कर लो पूरी तरह कि जहां पर आपका रेट आया उसका मतलब है टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज का फ्लो होना और उसका रेट निकालना। तो नेट चार्ज का मतलब क्यू, और क्यू को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है हमारा? करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? नेट चार्ज के फ्लो का रेट। रेट कैसे निकालते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। नेट चार्ज क्या है? क्यू। तो क्यू को टाइम से डिवाइड कर दिया, क्यू अपॉन टी, तो बन गया हमारा आई। आई क्या है हमारा? करंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं आई, जो करंट आया, करंट की यूनिट क्या होती है? करंट को मेजर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल चावल लेने जाओगे तो चावल को तो बोलोगे भाई 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। ये चावल को बोलोगे 2 लीटर दे दो, चावल 2 लीटर में तो नहीं आएंगे, उसको 2 किलो लाते हो ना। या दूध लाते हो तो 2 लीटर में लाते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी भी एक यूनिट होती है, आपके घरों में सप्लाई जो आती है करंट की, ठीक है, उसको भी मेजर किया जाता है। तो इसके मेजर करने की यूनिट होती है एम्पियर, ए। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए, एम्पियर। और अगर हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर क्या होगा, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करें हम, तो क्या होगा? 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो when 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। इसकी डेफिनेशन से इसकी यूनिट की डेफिनेशन बनती है।
अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 1 एम्पियर करंट की जगह 1 एम्पियर लिख दिया, तो कूलम चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, 1 कूलम टाइम 1 सेकंड। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला इसका। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। तो 1 कूलम जब 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर गया, तो यानी कि 1 एम्पियर करंट बना। तो 1 एम्पियर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इवन इसी को क्या, किसी भी अगर आपकी यूनिट की डिफाइन आती है, तो यूनिट की डिफाइन को आप कैसे बना सकते हो, उसके फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी यूनिट की डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में आपका था वर्क था, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल को आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल वर्क क्या होता है, ठीक है। पावर था 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट पावर क्या होती है। तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं उसके फॉर्मूला से, ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। करंट की बात अभी फिलहाल खत्म करते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अगर समझ में आता है, कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करो, और नहीं लगती तो डिसलाइक करो। लेकिन डिसलाइक करते हो तो प्लीज मुझे बता दो कि क्या चीज समझ में नहीं आई, ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, एक पाथ ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंसिस्टिंग सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। कोई बैटरी है या सेल है या जनरेटर मानते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो उन सभी से जुड़े हुए कुछ डिवाइसेस जब होते हैं तो करंट उसमें पास करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सपोज एक रफ डायग्राम बना रहा हूं कि ये कोई बैटरी है, इससे एक वायर किया, यहाँ पे एक फ्रिज लग गया, इससे एक वायर गया, यहाँ पे टीवी लग गया, यहाँ पे एक वायर गया, यहाँ पे एक बल्ब लग गया, और वो कनेक्ट होकर वापस आ गया। ये बैटरी हो सकती है, इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है आपके, या किसी चीज की बैटरी हो सकती है। तो करंट यहां से फ्लो कर रहा है इस तरह से, और ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब करंट फ्लो करता है तो इस टाइप की पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बट इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आप फ्रिज की जगह फ्रिज नहीं बनाते, कोई एसी की जगह एसी नहीं बनाते, या अगर बल्ब है तो बल्ब को ड्रॉ करके नहीं दिखाओगे, बैटरी को पूरा दिखाओगे नहीं कि ल्यूमिनस की बैटरी है, एक्साइड की बैटरी है, इन्वर्टर कौन सा है, वो तो शो नहीं करोगे ना। तो बेसिकली इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी को इजी करने के लिए हम यूज करते हैं सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है बेसिकली? तो सर्किट डायग्राम क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सर्किट डायग्राम। किस तरह से देखिए बताता हूं आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल में यहां बात करते हैं, एक डायग्राम दिया मैंने आपको, यहां हमने देखा करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहां से गया, इस तरह चलता जा रहा है और ये वापस आया। ये सिंबल है बैटरी का। अब आप कहेंगे कि हमको सिंबल्स कैसे पता होंगे? आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर एक टेबल दी हुई है जिसमें सिंबल्स बताए गए हैं आपको। कुछ सिंबल मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सेल का, एक सिंगल सेल का सिंबल। जब एक से ज्यादा सेल कंबाइंड होता, सॉरी, जब एक या दो या तीन सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं, एक साथ जुड़े जाते हैं, तो उससे बनती है बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल है। यहाँ पे अगर 1 2 3 इस बैटरी को देखें हम, तो ये 3 सेल की बैटरी है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 लाइन्स दिखती है आपको। ये लाइन्स शो करती हैं नंबर ऑफ सेल्स। इसके बाद ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आपको नहीं पता, बट एक रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस कर सकते हो, कुछ भी एक ऐसा अप्लायंस कर सकते हो जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता, मतलब करंट को रोकने की प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। वो आपको आगे बताया जाएगा। ये एक सिंबल है जहाँ पे अगर कोई वायर कनेक्ट होते हैं, तो ये ज्वाइंट वायर है कि वायर यहाँ पे जुड़ गया, ये 2 वायर से एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, बट इसमें ये वायर इस वायर को टच नहीं कर रहा। ये की है, दोनों सिंबल होते हैं की के, ये भी और ये भी। ये की ओपन है। ओपन की का मतलब है कि स्विच ऑफ है, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मैं लाइट ऑफ कर दूं
तो लाइट ऑफ करने के टाइम में स्विच ऊपर कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो ऑफ का मतलब क्या है, ये की ओपन हो गई। ओपन का मतलब इनका सर्किट खत्म हो गया। जब ये सर्किट खत्म हो गया, जब वायर का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स करंट आना बंद हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे इस डॉट का मतलब है वाइट ये जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि स्विच ऑन हो गया, अब सर्किट पूरा हो जाएगा। तो की क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन हो जाना, की ओपन का मतलब है स्विच ऑफ हो जाना। ये एक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। कोई भी बल्ब जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, CFL नहीं बोल रहा है, एलईडी बल्ब हो सकता है, कुछ भी होता है, लेकिन एक बल्ब का सिंबल है कॉमन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जब हम सिंबल्स की फॉर्म में इसको शो करते हैं तो एक सर्किट डायग्राम बन गया सिंपल सा। यहाँ से करंट गया, बल्ब में गया है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से आया, यहाँ की ऑन है, की ऑन है तो करंट फ्लो कर रहा है, की ऑफ हो गई तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम को शो कर सकते हैं बाय सिंबल्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत मेन टॉपिक है, और ये मेन टॉपिक जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का टॉपिक, ओम्स लॉ। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने सुना होगा, नॉर्मली इतने वोल्ट करंट आ गया, इतने वोल्ट आया, वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज घट गई घरों के अंदर, ठीक है। आप वोल्टेज जैसे प्रेशर यूज करते हैं कि वोल्टेज कभी फ्रैक्चर आती है तो वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं। तो वोल्टेज जो होती है वो वोल्ट जो हम देते हैं कि 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये वोल्ट या वोल्टेज होता क्या है? तो बेसिकली यही होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें साइंटिफिकली तो हम कह सकते हैं कि इट इज द वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अगर किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, और यहां पर कोई बहुत दूर एक दूसरा पॉइंट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप समझते हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। यहां से अगर कोई एक यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम हो सकता है वो, इसको यहां तक लाया गया। अब यहां तक लाने में जब भी कोई चार्ज को लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, इसको मैं यहां से यहां तक लेके गया, तो यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करूंगा मैं। तो वही वर्क क्या कहलाता है इस पॉइंट के लिए, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क किया जाए वो वर्क किसके इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के उस पॉइंट पर। सेम चीज यहां पर आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स के बीच में बात की जाए, ये पॉइंट है मान लो P और ये पॉइंट है Q, यहां पर इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहां पर होता है ये कि इट इज वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यहां पर हम इन्फिनिटी से यहां तक लाए थे तो एक पॉइंट का निकला था पोटेंशियल, बट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे, यहां पर एक कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को यहां तक लाए, तो यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क किया गया वो वर्क इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होता है, जब इन्फिनिटी से वर्क होता है एक पॉइंट तक, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है एक पॉइंट तक तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ये पॉइंट ए है, और इसके आगे पॉइंट है बी। मैं बोलता हूं कि इन्फिनिटी से यहां तक आने में काम किया गया 20 जूल, 20 जूल का वर्क हुआ, और यहां से यहां तक आने में काम किया गया 25 जूल, ठीक है। यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ, 20 जूल, और यहां से यहां तक अगर लाएंगे तो कितना होगा, 25 जूल। तो यहां से यहां तक में देखें तो कितना आ गया, सिर्फ 5 जूल आया। तो यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 जूल, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 25 जूल, और दोनों को माइनस कर लें तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया, 5 जूल। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस भी बन सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ, 5 जूल, तो भी हो जाएगा। तो बात एक ही आती है, कान को आप यहां से पकड़ो या यहां से घुमा के पकड़ो, लेकिन हमको करना कान ही है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया। इनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी ऐसा ही यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ही हम V से डिनोट करते हैं, V, ठीक है। V से डिनोट किया जाता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, W दैट मीन्स वर्क, और Q मीन्स चार्ज। इसको हम V से नोट करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, अभी आपको मैंने बताया था वोल्ट, वोल्टेज वही। तो वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क की यूनिट जूल, कूलम चार्ज की कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल और 1 कूलम। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें,
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए उसका फॉर्मूला पता हो, हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि 1 वोल्ट का फॉर्मूला है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी डन व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क ही किया जाता है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एज्यूम करेंगे या मानेंगे। एक पॉइंट है, वहां से लाने में दूसरे पॉइंट तक 1 जूल काम किया गया 1 कूलम को, तो 1 कूलम को लाने में 1 जूल वर्क हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया उनका 1 वोल्ट। इस तरह से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी डेफिनेशन हो उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर की जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था करंट। इन सभी को हम बोलते हैं कि इतने एम्पियर करंट है या इतने वोल्टेज है। तो हमको कैसे पता कि कितना है? तो उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए। वही इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं वो आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो आप इसको देखिए, कोई डाउट होता है मुझे बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर एमीटर। एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं घरों में सप्लाई आती है 5 एम्पियर की, 15 एम्पियर की, तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको यूज करके करंट को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता है करंट को। अब बोलेंगे जब दोनों करंट को मेजर करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट के साथ साथ इट आल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है हमको। फॉर एग्जांपल ये गैल्वेनोमीटर की मेजरमेंट की सुई है, ठीक है। अगर मान लो करंट इधर गया और ये सुई इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, करंट इधर जाता है तो सुई इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपको मेजरमेंट भी करता है और ये भी बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बट एक बात है यहाँ पर कि ये जो होता है ये स्मॉल करंट को मेजर करता है, बहुत लार्ज करंट को मेजर नहीं कर सकता, स्मॉल को करता है। स्मॉल जैसे कि आप एक सिंपल छोटा सा पेंसिल सेल जो आप घड़ी में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत छोटा करंट होता है, उसको मेजर कर लेगा, उसकी डायरेक्शन बता देगा आपको ये। और एमीटर जनरली यूज करते हैं हम लार्ज करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। दोनों में एक खास बात क्या होती है कि जब ये दोनों यूज किए जाते हैं, इनको हम यूज करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इसको यूज करते हैं हम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं वो आपको भी फर्दर बताया जाएगा, अभी फिलहाल आपको नहीं देखना कि क्या होता है। बट सीरीज क्या होता है, एक के बाद एक लगते हैं, और पैरेलल क्या होते हैं, अलग अलग वायर्स में होते हैं। इतना लगेगा अभी आपको आगे बताया जाएगा फर्दर किस तरह से वो कॉम्बिनेशन बनता है। तो इनको यूज करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनको करते हैं पैरेलल में। क्यों करते हैं वो आपको जब आपको सीरीज और पैरेलल बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि इनको यूज क्यों किया जाता है सीरीज में या पैरेलल में। एक चीज जो आपको मैं बताना भूल गया, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो अपोजिट होती है ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा। इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपोजिट होते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। या हम कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा। इस तरह से उनकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर जो करंट निकलता है, ये लंबा वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। इस चीज को भी आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर डाउट नहीं है तो आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी से फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी रीड आउट कीजिए। अगर कोई टॉपिक छूट गया है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया गया तो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उन्होंने ये लॉ दिया था, उन्हीं के नाम पर इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये कहता है करंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to potential difference across its ends at constant temperature। अगर कोई भी कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट जो होगा इसके अंदर, इसके दोनों एंड्स, एक एंड ये वाला हो गया, एक एंड ये वाला हो गया, इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और इसमें फ्लो होने वाला करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। I मीन्स करंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको शायद पता होगा क्या होता है कि अगर हम करंट को जितना बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना बढ़ता जाएगा। अगर करंट को हमने आधा कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा। करंट को अगर हम डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिजिक्स के अंदर आप सभी को पता होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक ना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने V इजिकल टू I इंटू आर लिखा। यहाँ पर R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R इज दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नॉन एज रेजिस्टेंस। इसी R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो फर्दर हम पढ़ेंगे भी। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर V इजिकल टू आया I इंटू आर। ये कंप्लीट था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो V जो होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V बढ़ाने पर I बढ़ेगा, I बढ़ाने पर V बढ़ेगा, V घटाने पर I घटेगा, I घटाने पर V घटेगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो ओम्स लॉ को हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहां से अगर हम देखें तो R की वैल्यू अगर निकालते हैं तो V अपॉन I आ जाता है। अब V अपॉन I अगर इसका हम एक ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ आपको प्लॉट करना आता ही है। अगर सपोज हमने X एक्सिस पर I की वैल्यू ली और V पर हमने ली Y एक्सिस पर V हमने ले लिया, तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सपोज हमने सर्किट तैयार किया, ये एमीटर और ये वोल्टमीटर लगाए गए हैं। अब जब हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर एमीटर की रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। वोल्टेज की रीडिंग अगर हम बढ़ाएंगे इसमें सर्किट में तो एमीटर की रीडिंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, या करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले हमने करंट लिया 0.1 और हमने रीडिंग नोट करी कि वोल्टेज कितनी आई उस टाइम 1, 0.2 पर रीडिंग आई 2, 0.3 पर रीडिंग आई 3। तो इसको हम जितना बढ़ाते गए उतना ही वोल्टेज में भी चेंजिंग आती गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे इसको देखें V अपॉन यहाँ पे निकालें तो 1 अपॉन 0.1 आंसर कितना आएगा 10। यहाँ पर निकालें 2 अपॉन 0.2 आंसर कितना आएगा 10। 3 अपॉन 0.3 आंसर कितना आएगा 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V अपॉन I जो आता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 10 10 10। तो वो फिक्स रहने का मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया जो चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर R जो हो गया ये, इसके लिए इसका V अपॉन I की वैल्यू क्या आ गई R, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो I हमने यहाँ पे ले रखा सपोज 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 1 पर 1 वैल्यू आ गई, 2 पर 2 वैल्यू आ गई, 3 पर। तो इसको जब मिलाएंगे हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर की तरफ जाती हुई। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर हम कहीं भी चेक करें इसका V अपॉन I
V अपॉन आई इजिकल टू क्या आएगा, हमेशा वो R के इक्वल आएगा। तो यहां पर जो ये ग्राफ बनता है हमारा, बेसिकली इस ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप होता है लाइन का, ये स्लोप ही हमको बताता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है कितना कम है। कई बार क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्राफ दिया और इसमें दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये B है और ये I है, ये रेजिस्टेंस है A का, ये रेजिस्टेंस है B का। आपसे पूछूंगा मैं कि इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो आपको कोई वैल्यू नहीं दी मैंने कि कितनी है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 4, 2, 4, कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको, बस आपको एक ग्राफ दे दिया सिंपल सा, और आपसे पूछा है कि इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। तो ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस A का जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ A इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। अब ये कैसे आया बताओ, बिकॉज इसका स्लोप, इसकी ढलान A की ज्यादा है B से। एक मैंने इस तरह से हाथ कर रखा है और एक हाथ मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये वाली ढलान कम है, ये वाली ढलान ज्यादा है। जितनी ज्यादा ढलान होगी, जितना ज्यादा स्लोप होगा, उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता जाएगा। यही क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से आता है, I यहाँ पर और B यहाँ पर, और यहाँ पे दे दिया A और यहाँ पर दे दिया B। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, बिकॉज ये जब ग्राफ उल्टा हो गया, B की जगह I आ गया, I की जगह B आ गया, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस B का ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ A से। इस तरह से हम किसी ग्राफ से उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमको कोई वैल्यू दे रखी है तो उससे हम ग्राफ बनाते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने जो नया टॉपिक पढ़ा, रेजिस्टेंस, जो एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है बेसिकली। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली एक वो कांस्टेंट है, बट अगर हम साइंस के टर्म में देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। सपोज अगर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, तो इसका जो अपोज है करंट का, करंट को फ्लो होने से ज्यादा रोकेगा, जितना ज्यादा वो रोकेगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, ये सिल्वर का कड़ा है मेरा, ठीक है, चांदी है, अगर ये चांदी है, सिल्वर मेटल, इसमें करंट फ्लो होता है, बहुत इजीली होता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता ही है, R इजिकल टू V अपॉन I, जो हमने यहाँ से ड्राइव किया था। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। ओम ऐसा यूनिट जो है इसकी, वो इसी ओम्स लॉ से दी गई है, जो साइंटिस्ट थे हमारे साइमन ओम, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट रखी गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि 1 ओम को डिफाइन कैसे करें, क्या होगा 1 ओम, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी यूनिट की डेफिनेशन को अगर हमें निकालना है तो हम उसके फॉर्मूले से बना सकते हैं। R इजिकल टू V अपॉन I होता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 ओम इजिकल टू 1 V अपॉन 1 I कह सकते हैं। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, a conductor has 1 ohm resistance if 1 ampere current flow through it and potential difference across its end is 1 volt। अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट वो 1 एम्पियर का हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम ही आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम कह सकते हैं हम, आएगा ही आएगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, चाहे 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, हेल्प करूंगा आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसको कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ओम्स लॉ होता है हमारा, ओम्स लॉ के अंदर बेसिकली वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों का एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर हमने नोट किया था कि एक नया टर्म निकल के आया था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है वो चीज जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम आगे पढ़ेंगे फर्दर थोड़ा डिटेल में कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर बेसिकली कि रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो अगर हम उनकी बात करें उन फैक्टर्स की, तो पहला फैक्टर आता है हमारा मटेरियल। डिफरेंट वायर्स, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई अलग अलग वायर्स हैं और दोनों वायर्स डिफरेंट मटेरियल के हैं बट उनकी लेंथ सेम है। फॉर एग्जांपल एक ये है वायर, ठीक है, सपोज ये प्लास्टिक का मेरे पास चौक होल्डर है, सपोज आप इसको एज्यूम कीजिए एक वायर है, एक दूसरा एक वायर है छोटा सा, सपोज मैं बात करता हूं, एक मिनट छोड़ दीजिए, एक ये वायर है, ठीक है। अगर दोनों वायर्स की हम बात करें, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एज्यूम करता हूं कि दोनों वायर्स की लेंथ सेम है और दोनों वायर के अंदर थिकनेस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर एक वायर अलग मेटल का बना हुआ है, एक वायर अलग मेटल का है, तो दोनों मेटल्स में डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा। बिकॉज हर रेजिस्टेंस हर मेटल्स की, हर एलिमेंट की, हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां वही बात करते हैं हम कि अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है मैं आपको वो नहीं कह रहा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा वो हम एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम किसी वायर की लेंथ बढ़ा दें, उसकी थिकनेस सेम रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड में देखिए आप, एक ये वायर है इतना ही मोटा, एक दूसरा वायर है, ठीक है। तो यहां पर इसमें कहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर होता है, वायर होता है, कुछ भी होता है। यहां पर इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा लेंथ करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम एक टर्म को जितना बढ़ाते हैं दूसरा भी उसके प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगा। जबकि टेम्परेचर में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि अगर टेम्परेचर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। बट अगर हम यहां बात करते हैं वायर की लेंथ की, तो लेंथ अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल ऑब्वियसली हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वही एग्जांपल देता हूं कि आपके पास दो वायर है, एक मोटा है और एक ये पतला वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाता है? देखिए ये वायर है, इसका ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, तो ये जो एरिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसमें देखें तो हम इसको शेड कर दें तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं एक वायर लेता हूं, इसी लेंथ का एक दूसरा वायर लिया मैंने, लेंथ सेम है बट एरिया इसका देखिए हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, अगर एरिया डबल कर दें तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स कर दें रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, एरिया ट्रिपल कर दें रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। तो सेम रेशियो में जितना वो बढ़ेगा उतना वो घट जाएगा। तो यहां पर क्या है, इनवर्सली का मतलब है कि वो सेम प्रोपोर्शन में घटता या बढ़ता है, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटना शुरू हो जाएगी। और डायरेक्टली का मतलब होता है कि दोनों चीज एक साथ बढ़ती है। ये इनवर्सली और डायरेक्टली आपने ऑब्वियस से शायद मुझे याद होगा कि 7th क्लास के अंदर शायद एक चैप्टर था मैथ्स में, आपने शायद पढ़ा होगा। तो ये वही डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम बात करते हैं कि सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शन आता है हमारा L/A। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A। और फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। यहां पे हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया, इस सिंबल को बोलते हैं रो। ये जो सिंबल है हमारा, ये पी जैसे लग रहा है आपको, लेकिन पी नहीं होता ये बेसिकली, इस सिंबल को बोलते हैं हम रो। और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो रेजिस्टिविटी यहां पे छोड़ दें तो R/A/L। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है बेसिकली, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक ही कोई वायर है, अगर इस वायर के अंदर लेंथ इसकी 1 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो उसके अंदर जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी जो है हर किसी एलिमेंट की, हर मटेरियल की, हर मेटल की अलग अलग होती है। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टिविटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होने से रुकेगा, इजीली फ्लो होता जाएगा। अगर ये प्लास्टिक की बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, और रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, मतलब हर किसी एलिमेंट के लिए एक फिक्स नंबर दे दिया हमने कि ये इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो न्यूमेरिकली हम देखें तो ये रेजिस्टेंस को डिनोट करती है, बट प्रॉपर रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है। ये रेजिस्टेंस के लिए एक कांस्टेंट है। देखा जाए तो कि रेजिस्टेंस अगर एक प्रॉपर्टी है तो 1 मीटर वायर के अंदर जिसमें 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें जितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली हम शो कर सकते हैं किसी भी मेटल की, वो फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, वो चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ाकर, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, उसकी लेंथ को घटाकर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाकर या बढ़ाकर। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट क्लास में अगर हो सकेगा तो इसका एक न्यूमेरिकल मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये देखिएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और व्हाट इज रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन उसका किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन सीरीज और सेकंड इज इन पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन की अगर बात करते हैं हम, सीरीज में क्या होता है कि एक वायर है, उसी के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया, उसी वायर के अंदर आगे दूसरा लगाया, उसके आगे तीसरा लगाया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्चुअली ये जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ वायर एंड टू एंड। एक का एंड हुआ, दूसरे की स्टार्टिंग हो गई, दूसरे का एंड हुआ, तीसरे की स्टार्टिंग हो गई। तो एक के बाद एक रेजिस्टेंस जब जुड़ता जाता है तो उसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जाएगा वो सेम रहेगा। सपोज यहां से अगर आई करंट गया, आई कुछ भी वैल्यू होती है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो जितना भी करंट यहां से फ्लो होगा इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाए, यहाँ पर 3 एम्पियर हो जाए, या वहां पर 3 एम्पियर है यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए। करंट सभी के लिए सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बट पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। हर रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? सपोज इसके बीच के अंदर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें, ये V1 मान लीजिए, ये V2 मान लीजिए, और इसके बीच का V3। तो यहां पर अगर हम चेक करें कि एक वोल्ट मीटर यहां पे लगाया, एक वोल्ट मीटर यहां पे लगाया और एक वोल्ट मीटर यहां पर लगाया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, V इक्वल टू क्या था, I इंटू आर, याद होगा आपको। तो यहां पर हमें पता है कि I तो फिक्स है बट रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगी वो भी हमारी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर रेजिस्टेंस के अंदर इक्वल नहीं होता। बट अगर एक पूरे सर्किट की बात करें, सपोज कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है टोटल, तो वो V जो होगा वो इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। सपोज यहाँ पर अगर 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो इन सबका जो सम होगा वो टोटल V के इक्वल आएगा। यानी कि V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। ये तो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक वायर होता है, ठीक है, एक वायर यहां से आया, इसमें सपोज मान लीजिए करंट था I। अब यहां से वायर्स की डिवीजन हो गई अलग अलग,
एक वायर यहाँ चला गया, एक वायर यहाँ गया और एक वायर यहाँ गया और आगे फिर फाइनली वो एक ही पॉइंट पर मिल गए। यानी कि देखें तो तीनों रेजिस्टेंस का जो कॉमन पॉइंट है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक इनिशियल पॉइंट है और फाइनल में भी एक इनिशियल पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट भी कॉमन रहता है और एंड पॉइंट भी कॉमन रहता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। जब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, सेम रहेगा। वो क्यों रहेगा? बिकॉज करंट जो होता है वो करंट हर किसी में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर I1 जाएगा, सपोज यहाँ पर I2 गया और यहाँ पर I3। वायर को डिवाइड करते ही करंट भी डिवाइड हो गया और करंट के डिवाइड करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों में सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करंट डिवाइड हो भी गया, बट अगर हम पूरे सर्किट के करंट की बात करें तो ये प्लस ये अगर इन तीनों करंट को डिवाइड ऐड कर दें तो वो इस टोटल करंट के इक्वल आता है। यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यही रीजन था हमारा कि आपको मैंने बताया था कि सीरीज के अंदर हमेशा हम एमीटर को लगाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। बिकॉज पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता और सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, इसलिए एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि इसके बाद कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अगर बाजार से सामान लेने गए, आपको 1 किलो चावल लेने, अब दुकानदार के पास सपोज 1 किलो का बाट नहीं है, बाट का मतलब मेजरमेंट जो वेट होता है, तो उसने क्या करा, आधा आधा किलो के 2 बाट रखे और आपको 1 किलो कर दिया। तो आधा आधा किलो के 2 अगर उसने यूज करे, उसका मतलब भी तो एक ही है ना। तो आधा आधा के 2 जो बाट थे वो उनका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, टोटल 1 किलो। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना हो तो वो क्या रेजिस्टेंस होगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो वो कितना आएगा। तो अभी हम वो आगे वही चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक बार देखिए, कोई डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज के अंदर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सपोज एक हमारे पास सर्किट है जिसमें R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं और तीनों ही हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ V2 और यहाँ पर V3 और करंट इसमें पास हो रहा है I टोटल, ठीक है। और टोटल इसकी वोल्टेज मान लेते हैं हम यहाँ पे V, जो हमारी बैटरी है वो V वोल्ट की है, तो टोटल वोल्टेज हो गई V। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बी R, हमने क्या करा कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लिया। अगर टोटल R है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। कैसे? V इज इक्वल टू IR ऑलरेडी आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब V1 देखेंगे यहाँ पर तो रेजिस्टेंस R1 है, करंट कितना जा रहा है I, क्योंकि करंट सब में सेम ही रहेगा सीरीज के अंदर, तो I इंटू R1। यहाँ के अंदर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, क्योंकि करंट सेम है बट रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। ऐसे ही V3। अब हमें पता है कि सीरीज के अकॉर्डिंग अगर सीरीज में देखें हम तो V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है तो V की वैल्यू क्या है, I इंटू R, V1 की वैल्यू क्या है, I R1, फिर I R2 और I R3। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही है। एक्चुअली अगर कोई साइन होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे XY लिखा है, तो उस XY का मतलब क्या हो गया, X इंटू वाई। तो उसमें प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I इंटू R, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। अब यहां से मैंने I कॉमन निकाला तो यहाँ बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया तो I इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम सीरीज का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पर है 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ है 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ है 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस देखें हम तो आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 2 और 3 5 और 4 9 ओम, ठीक है। यानी कि अगर हम इस सर्किट को इस तरह से लिख दें, एक 9 ओम का रेजिस्टेंस और यहां से आई आ रहा है, तब भी ये सर्किट गलत नहीं होगा। ये सर्किट इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है, बिकॉज यहां पर जो हमने 3 रेजिस्टेंस यूज करे थे उन तीनों की जगह हम एक सिंगल 9 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं इस
सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल किस तरह से हम निकालते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे हम। देखिए, एक सपोज सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। यहां से करंट जा रहा है I, ये करंट डिवाइड हुआ I1, I2 और I3 में। यहाँ पे कोई करंट गया I1, यहाँ पे गया I2 और I3। हमें वैल्यू नहीं पता कितनी है, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। अब हमने एज्यूम कर लिया कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का, पूरे सर्किट का, वो कितना होगा R। अब अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें तो V इक्वल टू होता है I इंटू R। यहां से अगर I की वैल्यू निकाले तो I इक्वल टू आएगा V अपॉन R। तो I इक्वल टू V अपॉन R आया। सिमिलरली अगर I1 निकालें तो वो आ जाएगा V अपॉन R1। क्यों? बिकॉज V सब में सेम रहेगा। यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अगर वोल्टेज यहाँ टोटल V है, यहाँ पे बैटरी जो है वो V वोल्ट की है, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा V। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इसके अकॉर्डिंग। फिर I2 हो जाएगा तो V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 V अपॉन R3। यहाँ पर V चेंज नहीं हुआ बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इन पैरेलल्स, अगर पैरेलल्स की बात करें तो I इज इक्वल टू आता है I1 प्लस I2 प्लस I3, मैंने बताया था भी आपको। तो I की वैल्यू है V अपॉन R, I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3। वैल्यू पुट करी हमने, यहाँ से V कॉमन निकाला तो V कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस रखा है 2 ओम का, यहाँ रखा है 4 ओम, यहाँ रखा है 6 ओम, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने का है 2, 4 और 6। सपोज R1 आपको दिया है कितना 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है 6 ओम, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन R 2, 4, 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 6, 3, 9 और 2 11 अपॉन 12। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 11 अपॉन 12 आया, या फिर हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 12 अपॉन 11 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो जब ज्यादा वेटेज हो रेजिस्टेंस की और हमको उसका कम करना है तो पैरेलल में लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 के 2 रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाने में क्या होगा इक्विवेलेंट उसका कम हो जाएगा, 2 से भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा सा इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सीरीज में लगाने पर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है और पैरेलल में लगाने पर रेजिस्टेंस घटता है। इस चीज को, इस पॉइंट को प्लीज आप माइंड में नोट कीजिएगा, बिकॉज ये कई बार न्यूमेरिकल में हमारे काम आता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक जो था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तब भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से हम निकालते हैं सीरीज के अंदर, किस तरह से हम निकालते हैं पैरेलल के अंदर, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसकी अगर बात करें हम, तो हम देखते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा। अगर आपने अपने घरों के अंदर फैन यूज करते हो, बल्ब यूज करते हो, या कोई भी आप सपोज एक मोबाइल भी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एग्जांपल आपने फैन को ऑन करके छोड़ दिया, फैन को आपने 2 घंटे तक ऑन किया, तो फैन का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है, फैन को घुमाना। लेकिन सिर्फ घूमने के अलावा आप एक चीज और नोट करेंगे उसके अंदर, कि जब आप 2 घंटे के बाद फैन को ऑफ करके फैन को टच करके देखो एक बार कभी, तो फैन गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों हो जाता है, बिकॉज उसमें से हीट भी निकल रही है।
तो यही हमारा एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट है, जो ये कहता है कि जब भी हम किसी डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर करंट पास करते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट पास किया जाता है, तो उस करंट की वजह से, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, वो एनर्जी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट होती है मोस्टली यूजफुल वर्क में। फॉर एग्जांपल अगर फैन की बात करते हैं तो फैन के लिए यूजफुल वर्क क्या है? उसका रोटेट होना, घूमना। तो ज्यादातर एनर्जी जो होती है, मोस्टली एनर्जी क्या होती है? वो कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल वर्क में। बट जो बाकी एनर्जी बचती है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? हीट में। तो यही कहता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इसको एक्सप्लेन करें, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू एन अप्लायंस देन मोस्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी अप्लायंस में, तो ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल वर्क में, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। और बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। यही क्या कहलाता है? हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो हीट निकलती है, वो हीट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो जो हीट निकलेगी, हम बोलते हैं कि फैन जो है वो हीट हो गया, तो फैन को अगर हम देखें तो फैन को अगर हम ज्यादा देर चलाएंगे तो ज्यादा हीट होगा, कम चलाएंगे तो कम हीट होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना टाइम बढ़ता है उतनी उसकी हीट भी बढ़ जाती है ना। अगर मैंने फैन को ऑन किया 2 मिनट के लिए और फिर बंद कर दिया तो वो गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर 2 घंटे चला के छोड़ूं तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि हीट जो है वो डिपेंड कर दी है टाइम के ऊपर। बट हीट सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हीट बाकी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो किसने बताया था हमको? जूल्स ने। जूल्स आपने ऑलरेडी साइंटिस्ट नाम सुना होगा, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीट क्या होता है? जूल ने, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इन ए कंडक्टर, जो मैंने आपको बताया भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, जो भी प्रोड्यूस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी उसमें करंट पास किया गया उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना उसका स्क्वायर बढ़ेगा उतनी हीट बढ़ेगी। अगर स्क्वायर डबल हो गया तो हीट डबल हो जाएगी, स्क्वायर आधा हो गया तो हीट भी आधी हो जाएगी। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच करंट इज अलाउड टू पास थ्रू इट। और दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की भी, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया उस कंडक्टर के अंदर, करंट को फ्लो होने से रोकने की कैपेसिटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है और मैं इसको रोक रहा हूं, तो जितना रोकूंगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जितना रेजिस्टेंस लगेगा, उतना ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है टाइम फॉर विच करंट इज अलाउड टू पास। कितने टाइम तक करंट पास किया गया। अगर मैंने बोला आपको कि 2 मिनट फैन ऑन किया तो कम होगी, और अगर 2 घंटे चलाया तो ज्यादा होगी। तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर देखें तो H यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर यानी कि करंट का स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यानी कि रेजिस्टेंस, और H प्रोपोर्शनल टू T यानी कि टाइम। अगर इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो बन जाता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब I स्क्वायर RT तो प्रोपोर्शनल आ गया, बट आपको मैंने पहले भी बताया था कि फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शन होता है तो उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहां पर हमने एक कांस्टेंट लगाया K, बट एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि K की वैल्यू क्या थी? 1। एक्सपेरिमेंटली क्या थी K की वैल्यू? 1। तो जब यहां पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारे पास I स्क्वायर RT। दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चे क्या करते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जगह हीटिंग इफेक्ट लिख के आ जाते हैं और हीटिंग इफेक्ट की जगह जूल्स लॉ ऑफ हीट लिख के आ जाते हैं। तो आपको प्लीज ये ध्यान रखना है कि आप इन दोनों को इंटरचेंज ना करें। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट दोनों अलग हैं। जूल्स ने यह बताया था कि हीट जो निकलती है वो किस पर डिपेंड करती है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि हीट जो होती है वो निकलती है। जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट पास करते हैं तो हीट निकलती है, बट वो हीट डिपेंड किस पे करती है वो बताया था जूल्स लॉ ऑफ हीट ने, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हम डेली लाइफ में देखें तो कहां यूज होता है। तो अगर देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसकी वो है इलेक्ट्रिकल हीटर। जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, हीटर देखा आपने, रूम हीटर भी होता है और एक गोल वाला हीटर भी आता है, उसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं। वो कॉइल्स क्या काम करती हैं? उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देती हैं, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ने पर वो गर्म हो जाता है। इसी वजह से हम सर्दियों में हीटर का यूज करते हैं और जो हमको गर्मी देता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर होती है। इलेक्ट्रिक आयरन जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़े, उसके अंदर भी एक एलिमेंट लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। वो एलिमेंट क्या होता है? उसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या करेगा? वो
हीट को बढ़ाएगा, हीट बढ़ने की वजह से आयरन गर्म हो जाएगी और हम कपड़े प्रेस कर पाते हैं। सेम चीज गीजर में होती है। और एक खास अप्लायंस है फ्यूज। फ्यूज जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो सेफ्टी डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं हम घरों के अंदर, कि इसके अंदर एक वायर लगा होता है और उस वायर की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ एक ज्यादा हीट आएगी तो वायर टूट जाएगा। तो वो एक्चुअली आपको जो बताया जाएगा किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। बट आपको अपना अभी फिलहाल इतना बता रहा हूँ कि ये हीट हो जाता है, ठीक है। इसका वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें हीट जो होते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस, उसका वायर बहुत पतला होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होता है उसमें। जब करंट पास होता है, करंट जितना ज्यादा पास होगा, आपको मैंने देखा था करंट अगर ज्यादा पास होगा तो क्या होगी, हीट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे करंट ज्यादा पास होता है उसकी लिमिट से ज्यादा, तो हीट बढ़ जाती है और हीट बढ़ने की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है और आगे करंट की सप्लाई रोक देता है, जिससे कि आगे जो हमारे डिवाइस होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस जो होती है वो आपको मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी है, फिलहाल वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीट। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज आज हम चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जाएं, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन किया था सीरीज ऑफ पैरेलल में, उसके न्यूमेरिकल मैंने आपको भी नहीं बताया। और एक रेजिस्टिविटी टॉपिक था, उसका न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाया, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल नहीं करवाए। तो बेसिकली कुछ फॉर्मूलेस हम रिकॉल करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे आगे की क्लास में। फिलहाल आज हम चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू W अपॉन टी, ठीक है। ये वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा टॉपिक, ठीक है। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। W यहाँ पे एक्चुअली हम बात करें तो W और इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्विवेलेंट माने जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वर्क करती है, तो वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्विवेलेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और यहां से हमको पता है कि थोड़े से पिछले फॉर्मूला का रिकॉल करें तो हमको पता था कि V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q, पहले आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू Q। इसी तरह से I का फॉर्मूला था Q अपॉन T, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू था I इंटू R, तो I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर अगर P इज इक्वल टू W अपॉन T है और यहां से हम इसकी वैल्यू W की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T। तो इसको लिख सकते हैं हम V इंटू Q अपॉन T, और Q अपॉन T क्या होता है, I। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू I। फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, सेकंड ये रहा। अब इसी के अंदर चेंज करें तो V इज इक्वल टू I इंटू R है, तो V की जगह अगर हमने I इंटू R कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर और R, यानी कि P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। सेकंड फॉर्मूला बन गया। फिर अगर हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर I की वैल्यू पुट कर दें V अपॉन R, तो यहां पे हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू I की जगह लिख दिया हमने V अपॉन R, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सभी फॉर्मूले पावर के ही हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका जिस टाइप से आता है, जो आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट जो होती है पावर की वो होती है वाट। आप लोगों ने पहले भी 9th में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, उसको डिफाइन करें हम, तो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 1 ओम। एक कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और उसमें एक करंट एम्पियर पास किया गया, 1 एम्पियर करंट उसमें पास किया गया। द हीट प्रोड्यूसेस 1 जूल, और उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो 1 जूल होती है। अगर ये फ्लो ऑफ करंट जो था वो 1 सेकंड तक पास किया गया तो हम कहेंगे कि उसकी पावर 1 वॉट है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताता हूं। एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसमें करंट पास किया गया 1 सेकंड तक, ठीक है, और 1 एम्पियर करंट पास किया गया। तो 1 सेकंड तक 1 एम्पियर करंट पास करने पर अगर इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई वो 1 जूल प्रोड्यूस हो गई, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की पावर 1 वॉट है। यानी कि हर चीज 1 ही होनी चाहिए। 1 सेकंड करंट पास करना है, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, हीट एनर्जी। 1 एम्पियर करंट पास करने पर 1 एम्पियर करंट पास करने पर 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड के अंदर, तब वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट पावर। तो आप इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन फिर भी आप समझेंगे तो आपको समझ में
आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसके चैप्टर का। तो आज हमारे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या कुछ मिस हो गया है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो मैं उसको आगे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।